एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में जो आपका कल एग्जाम होने वाला है और आने वाला जो एग्जाम है उसमें आपका सारा का सारा 5 नंबर और 2 नंबर का पूरा जो है आपका क्लियर, 2 नंबर का और 5 नंबर भी इवन ले लो, 4 नंबर सारा का सारा क्लियर हो जाएगा ये याद रहा तो। क्योंकि हम इसमें राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और अर्थशास्त्र और साथ में राजनीतिक शास्त्र जो है आपका भूगोल, उसके बारे में बात करेंगे। सारा का सबका 20-20 प्रश्न रिविजन करेंगे और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लोगे तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। आप 100% लिख के आओगे और आके कमेंट करोगे कि सर मजा आ गया। तो देखो, जैसे इसमें पहला प्रश्न क्या है कि सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं ना। थोड़ा हम तेजी में करेंगे ना, क्या क्योंकि आपको तो याद ही होगा, हम रिविजन करा रहे हैं। एक देश या क्षेत्र में निवास करने वाली जाति धर्म के लोगों के बीच जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसे सामाजिक विभाजन कहते हैं। भारत में सवर्ण, दलित, गोरे काले, गरीब अमीर के बीच विभाग जो है ये विभेद देखा जा सकता है इस तरह से। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है दूसरा क्या है कि सांप्रदायिकता क्या है। कि जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को जो छोटा है अपने धर्म को सर्वोच्च यानी बड़ा दिखाने समझने लगते हैं तो समाज में धार्मिक आधार पर अलगाव उत्पन्न होता है। इसी को हम लोग क्या अवधारणा को सांप्रदायिकता कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या यह देखिए। अब ये क्या है कि यह किसी लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। नहीं, इससे समाज में धार्मिक आधार पर अलगाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे देखिए किस तरह से धर्मगुरु लोग जो है अपने आप को आगे समझते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है आपका, तीसरा प्रश्न दिया गया है कि वंशवाद क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका कि वंशवाद परिवारवाद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कि ऐसी पद्धति जिसमें एक ही परिवार के लोग एक के बाद एक शासन करते हैं उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वंशवाद या परिवारवाद कहते हैं। लोकतंत्र में वंशवाद के लिए कोई स्थान नहीं है ना। देखिए वंशवाद का उदाहरण आप कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो हमसे प्रश्न संख्या कौन सा, चौथा इसी का। तो धर्मनिरपेक्षता क्या है। जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार न होना या नहीं होना। देखिए अब क्या है प्रश्न संख्या अगला पांचवा कि सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के प्रत्येक समूह की भागीदारी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सत्ता में साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी के लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतांत्रिक सरकार में प्रत्येक नागरिक की हिस्सेदारी होती है, ये आपको याद रखना। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, छठा क्या है कि दल बदलू कानून क्या है। जब कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उस पर लागू कानून को दल बदलू कानून कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नगर नियोजन के निगम के मुख्य कार्य क्या है। जब किसी नगर बस्ती ग्राम को केंद्र सरकार के शासन में दे दिया जाता है तो उसे नगर निगम कहते हैं। नगर निगम के कार्य देख लीजिए आप। नगर निगम की सफाई करना जो है, पीने का पानी की व्यवस्था कराना, सड़क बनाना तथा उसकी मरम्मत कराना, सड़कों एवं गलियों में रोशनी का प्रबंधन करना, नालियों की सफाई करना। देखिए प्रश्न संख्या कौन सा है, वो है 8वां। और ताड़ी विद्रोह आंदोलन क्या है कि 1990 के दशक में आंध्र प्रदेश में ताड़ी एवं शराब की बिक्री चरम सीमा पर थी। उसका सरकार अधिक आय प्राप्त करने के कारण इसकी बिक्री बंद करने के पक्ष में नहीं थी, परंतु आंध्र प्रदेश का सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पुरुष ताड़ी और शराब पीकर घर की महिलाओं पर जुल्म ढाने लगे थे। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं ने क्या किया कि ताड़ी विद्रोह आंदोलन शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश में नीलौर जिलों में ताड़ी विद्रोह आंदोलन प्रारंभ हो गया। महिलाएं जो है आक्रोश गुस्से में आ गई। चलिए अब देखते हैं राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है। देखिए राजनीतिक विचारधारा के समर्थन से मिलकर राज सत्ता पाने के उद्देश्य से जो संगठन बनाए जाते हैं उसे राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए जो है निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। लोकतंत्र में सरकार का निर्माण बहुमत से होता है। राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में सहायक होता है तथा जनता में जागरूकता बढ़ाने में सहायक होता है। राजनीतिक दल जनता सरकार के लिए कड़ी मतलब कार्य करते हैं। विरोधी दल के रूप में ये सरकार की मनमानी पर रोक लगाती है, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या कौन सा अगला। राजनीतिक दलों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। चुनाव में जनता के समर्थन से बहुमत प्राप्त करना, बहुमत प्राप्ति के बाद सरकार का गठन करना, ये होता है इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 11 नंबर। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है। इसका अर्थात जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के 2 प्रकार होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, है ना। देखिए स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष एवं भारत अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है।
ये दिमाग में आपको रखना है। अगला है कि 12 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याएं निम्नलिखित हैं। भारत में शिक्षा का अभाव, जिसमें यहाँ की जनता जो है अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति सचेत नहीं रहती है। इसके कारण हमारे देश में सामाजिक जमानत की जगह जाति धर्म एवं ऊंच नीच का भेदभाव देखा गया। उसके मतलब क्या है कि समानता की जगह जाति धर्म एवं ऊंच नीच के बीच भेदभाव करा जा रहा है, ये बात है। अगला है कि भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती है, पैसे देकर वोट दे देते हैं ना, जो मतदान का दुरुपयोग करती है। चलिए अब देखते हैं आगे। मतलब उसका चौथा पॉइंट क्या है कि भारत में आर्थिक समानता का अभाव है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है ना, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो 13 नंबर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे? भारत में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान में भी प्रत्येक धर्म को समान आदर दिया गया है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक पर्व जैसा रहते हैं, पर्व मनाते हैं, तो इसी को हम लोग जो है धर्मनिरपेक्ष देश कह सकते हैं। इसलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला है कि 14 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय? जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होती, तब वह कई राष्ट्रीय दलों के साथ जो है बहुमत प्राप्त करता है। इसी ऐसे प्रकार बनी सरकार को गठबंधन की सरकार कहते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या जो है इसका अगला। 15 नंबर में क्या है कि भारतीय लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार के 3 समस्याएं अंग है। देखिए, विधायिका पहला, यह कानून का निर्धारण करता है। न्यायपालिका, यह दोषी व्यक्ति को जो है सजा देता है। और आखिरी है कार्यपालिका, यह कानून को क्या करता है, लागू करता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या कौन सा। 16 नंबर, मानव अधिकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 4 नंबर में जा सकता है कि भारत संघ में देश के नागरिकों को अधिकार की सुरक्षा के लिए गारंटी प्रदान की गई है, जिसे मानवाधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। भारत के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा। 17 नंबर, क्या का क्षेत्रवाद, क्षेत्र के आधार पर राज्य के एकीकरण को क्षेत्रवाद कहते हैं। एक क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रीय संगठन बनाए जाते हैं, वे क्षेत्र के हितों से संबंधित है और इससे जुड़ी समस्याओं को क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा। 18वां, इसमें क्या का ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग क्या है, ग्राम सभा। गांव के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मुखिया जो है ग्राम पंचायत के वयस्क नागरिकों द्वारा मुखिया का चुनाव होता है ना। मुखिया ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला है ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में न्यायपालिका कार्य को संपन्न करने के लिए जो है ग्राम कचहरी का गठन किया जाता है, जिसमें एक निर्वाचित सरपंच और निश्चित संख्या में पंच होते हैं। ग्राम जो है रक्षा दल, गांव में 18 से 30 वर्ष की आयु वाले जो स्वस्थ युवक ग्राम के रक्षा दल कहलाते हैं ना, ये होते हैं। इनका मुख्य काम जो है गांव की रक्षा करना होता है। और आखिरी है इसका पॉइंट्स की ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत का सचिव सरकारी कर्मचारी होता है। ग्राम पंचायत के सारे दस्तावेज इन्हीं के अधीन रहते हैं। तो ये है। अगला है क्या 19 नंबर प्रश्न इसमें कि जिला परिषद के प्रमुख कार्य का वर्णन करें। जिला परिषद का प्रमुख कार्य क्या क्या हो सकता है, आपका याद रखना है कि कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, सिंचाई की व्यवस्था करना और फसल एवं सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना, घरेलू उद्योग, पशुपालन एवं मत्स्य पालन का विकास करना, ग्रामीण विद्युतीकरण करना, ग्रामीण सड़कों एवं पुलिया का निर्माण करना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और औषधालय तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करना एवं उसका देखरेख करना और प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की स्थापना करना जो है इसका काम होता है जिला परिषद का है। तो हिस्ट्री में पहला क्वेश्चन हमने दिया है क्या, देखिए कि उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले क्योंकि कल भी डालने वाले हैं तो आपका 100% जो परीक्षा में लग जाएगा। देखिए तो पहला है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम में लगाव की भावना राष्ट्रवाद कहलाता है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रवाद की भावना कई प्रतीक है। देखिए कि जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्र गीत और राष्ट्र ध्वज इत्यादि, ठीक है। आपको याद रखना है इन सब चीज़ों को, एकदम 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं, देखिए जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं हैं कि उसमें लगभग 300 जो था छोटे बड़े राज्य थे और राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था वहाँ, क्योंकि राष्ट्रवाद के प्रति जो सब क्या था अभाव था, जागरूक नहीं थे।
और यहाँ तो थे ऑस्ट्रेलिया का अपेक्ष था उस पर जर्मनी के एकीकरण में, ये था इसलिए बाधाएं थी। और मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति जो थी इसी कारण उसके जो है जर्मनी के एकीकरण की ये सब बाधाएं हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं प्रश्न संख्या जो है वो तीसरा, इसमें क्या कहा जा रहा है कि गैरिबल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसका क्या भूमिका था, अथवा गैरिबल्डी के कैसे आप क्या समझते हैं, ये चीज़ों को आपको याद रखना है। दो बार रिविजन कर लीजिए, बस याद हो जाएगा। देखिए गैरिबल्डी का जन्म 4 जुलाई जो है 1807 ईस्वी को हुआ, जबकि इसका देहांत यानी इसका मृत्यु कब हुआ आपका जो है वो हो गया 2 जुलाई 1882 को हुआ था। इटली के एकीकरण राजनीतिक, और अगला पॉइंट है कि इटली के एकीकरण राजनीतिक सैनिक नेता थे जिन्होंने इटली के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या मतलब है कि इटली के एकीकरण का राजनीतिक और सैनिक नेता था वो गैरिबल्डी, और इन्होंने जो है इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरिबल्डी की तलवार से ही पूरा हुआ है। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था, और जो ये है आपको याद रखना है। और उसने सशस्त्र युवकों को एक टुकड़ी बना ली, और जिसे हम लोग लाल कुर्ती नामक सेना के नाम से जानते हैं। तो याद रखना है इस प्रश्न को। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या अगला, इसमें क्या कह रहा है, सर्वहारा वर्ग, आपको रिवीजन करा रहे हैं। मतलब हम देखिए सर्वहारा वर्ग क्या है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इसको आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, चौथा। सारा का सारा हम लोग 20-20 प्रश्न करेंगे, और ये यही आना है आपका, देख लीजिएगा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, खूनी रविवार क्या है, तो 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने शांतिपूर्वक मजदूरों तथा उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण हजारों लोगों की मतलब जान गई, क्योंकि उस दिन रविवार का था, इसलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आपको एकदम आना है प्रश्न, आपको याद रखना है सब चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, छठा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। देखिए इनका जन्म जो है 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम क्या था, कार्ल हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स का मृत्यु जो है 1883 में हुआ था। कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा समाजवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। और कार्ल मार्क्स ने अपनी विख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन जो 1867 में किया, जिसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। एकदम आपको याद रखना है, एकदम रट लेना है चीज़ों को। अगला क्या है कि यहाँ प्रश्न आपका है ये हो जाता है कि माइली गांव हत्या क्या है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि दक्षिण वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग समर्थक मान अमेरिका की सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला, और औरतों बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया। ठीक है, फिर उन्हें मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। इसी को घटना को हम लोग क्या कहते हैं, माइली गांव जो है की घटना कहते हैं। याद रखना दक्षिण वियतनाम में जो एक गांव था ना, वहाँ के लोगों को वियतकांग का समर्थक, वियतनाम के एक जगह वहाँ का समर्थक मान के और सबको ये सब करा था। तो दिमाग में आपको रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 8वां। तो 8वां में क्या है कि हो ची मिन मार्ग क्या है। देखिए हो ची मिन मार्ग जो है हानोई से चलकर लाओस कंबोडिया सीमा क्षेत्र में गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें जो है वियतनाम से निकलती है। यही हो ची मार्ग है। अमेरिका जो है कई बार इसे बमबारी करके कई तोड़ना चाहा, लेकिन वियतनाम उसके समर्थक ने तुरंत उसकी मरम्मत करा लेते थे। और इस मार्ग को ही हम लोग क्या कहते हैं जो है सो हो ची मिन मार्ग कहते हैं। दिमाग में रखना आपको। चलिए देखते हैं अगला, कह रहा जिनेवा समझौता क्या है। देखिए कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच युद्ध के समय कुछ नियमों को निर्धारित करने के लिए 2 या 2 से अधिक देश के बीच कुछ नियमों को निर्धारित करने के लिए समझौता किया जाता है, जिसे हम लोग जिनेवा समझौता कहते हैं। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। यह समझौता वियतनाम, लाओस, भारत, पाकिस्तान एवं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के बीच मुख्य रूप से हुआ है। मतलब ये आपको याद रखना। अगला है क्या कि 1810 नंबर में है कि 1827 की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य 4 कारणों को लिखे। तो 1848 के जो आपका फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे मध्यम वर्ग के लोगों का शासन पर प्रभाव होना, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव होना, समाजवादी का प्रसार होना, लुईस फिलिप्स की नीति का असफल होना। ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 11वां प्रश्न, किरॉलेट एक्ट कानून क्या इतिहास में है कि कानून जिनके अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए, मतलब किसी को लिया, पकड़ा और डाल दिया, जेल में रख दिया, उसे हम लोग रॉयल एक्ट कहते थे। इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून भारत में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए, क्योंकि राष्ट्रवाद के प्रति सब लोग जागरूक हो रहे थे, इसलिए कानून ने क्या कहता अंग्रेजों ने
शुरू किया था। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है, 12 नंबर प्रश्न इतिहास का है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर जब भारतीय लोगों की एक भीड़ शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा होकर जो है एक एक्ट कानून एक्ट का विरोध कर रहे थे, जलियांवाला बाग एकदम VVI दिमाग में रखिएगा आप, कर रहे थे। जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्या के नाम से जाना जाता है। इस घटना जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, आपको दिमाग रखना है कि 13 अप्रैल 1919 को जो यह घटना हुआ था, अंग्रेजों की गोली से बचने के लिए अनेक लोगों ने उसी बाग में मौजूद एक कुएं में कूदकर जान दे दिए थे। तो ध्यान रखना है आपको। अगला है प्रश्न संख्या जो है आपका 14, गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता क्या है। देखिए 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच हुई समझौता को जो है गांधी इरविन समझौता कहते हैं। समझौता के बाद गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया तथा वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो गए। चलिए तो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा, अगला है कि स्लम पद्धति क्या है। तो देखिए छोटे एवं गंदे बस्ती जहाँ के मजदूर को मतलब ऐसे बस्ती जहाँ छोटे वस्तु मतलब गंदा वस्तु है, जहाँ मजदूर रहते हैं ना, फैक्ट्री के मजदूर लोग रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लम पद्धति। कैसे, वैसे आवासीय स्थलों को स्लम कहा जाता है, स्लम पद्धति। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए जिनमें काम करने के लिए जो है जाहिर सी बात है कि संख्या में गाँव से जो है मजदूर लोग गए थे, वहाँ रहने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण इस पद्धति स्लम पद्धति की शुरुआत की गई और छोटा छोटा घर बनाया गया। चलिए अब अगला प्रश्न है कि औद्योगिकरण से आप जो है क्या समझते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है, तो उसे हम लोग औद्योगिकरण। किसी भी देश को आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए औद्योगिकरण होना अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि शहरीकरण क्या है। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण बस्ती एवं कस्बों को शहरों में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे हम लोग शहरीकरण कहते हैं। शहरीकरण के कारण ही आर्थिक गतिविधि एवं उत्पाद को बढ़ावा मिला है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 17 नंबर, वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण या इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं, जो इसकी सहायता से अनेक विदेशी उत्पाद अपना जो है सामान सेवाएं हमारे देश में बेच सकते थे। इसी प्रकार से हम भी अपने देश में निर्मित वस्तुओं और सेवाओं को दूसरे देश में बेच सकते थे। ये आपका जो है ग्लोबलाइजेशन। चलिए आप देखते हैं 98 प्रश्न है कि पांडुलिपि होता क्या है। देखिए कि एक से अधिक व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखकर तैयार की गई मूल या ओरिजिनल दस्तावेज को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि मुख्यतः संस्कृत, फारसी एवं अरबी में लिखा जाता है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या जो है अगला 19 नंबर इतिहास का। चलिए इसमें क्या कहा जा रहा है देख लीजिएगा। 19 में इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय प्रेस की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो भारतीय प्रेस की 3 विशेषताएं, इसके द्वारा पक्षपात, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार को आंदोलन को बल मिला, और क्या इसमें शिक्षा, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने का कार्य जो है शामिल किया गया। इसमें ब्रिटिश सरकार ने के विरोध में भारतीयों को लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये था। अगला है कि आखिरी प्रश्न है इतिहास का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना, 1929 से 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का होना और भारत में समाजवादी का बढ़ता प्रभाव, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को जो है से इरविन का इनकार करना और पूर्ण स्वराज की मांग, मतलब 11 उनका मांग था जिनको उन्होंने क्या किया था, बहिष्कार कर दिया था कि ये काम कीजिए, ये सुधार कीजिए, इस तरह से दिल्ली में ये लागू कीजिए, ये लागू कीजिए, इस तरह से चीज़ों को 11 सूत्र था उनका, 11 मांग था, उसको उन्होंने नहीं किया था। चलिए अब देखते हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें से 100% चीज़ें जो है यही से आने वाला है। आप पूरा का पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपका जियोग्राफी यानी भूगोल का पहला प्रश्न हम देख रहे हैं, भूगोल में भूचरण किसे कहते हैं। तो मिट्टी के कणों का अपने मूल स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर एकत्र होने की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, भूचरण या फिर मृदा अपरद कहते हैं इसको। भूचरण को रोकने के लिए पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए तथा क्षेत्र में जो है नए पेड़ लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये दिमाग में रखना है। चलिए, क्योंकि हमें एक लंबा वीडियो मिल रहा है और सारा का सारा प्रश्न करना है, तो इसलिए जो है हमें तेजी में ही चलना पड़ेगा। तो अगला प्रश्न क्या है आपका जो है यहाँ से कि खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। तो क्या है कि खादर और बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, यानी नया जलोढ़ मिट्टी खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है जबकि बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। उत्तरी बिहार एक गंगा एवं गंगा का मैदान जो इसका उदाहरण है, इसका जो है महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 3 नंबर ज्योग्राफी में। इसमें क्या कह रहा है कि समुच्चय कृषि क्या है। देखिए समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं, भूचरण को नियंत्रित करने के लिए एवं
फसल उत्पाद को बढ़ाने के लिए एक ऐसी विधि जिसमें कम लागत लगता है उसे समुच्चय कृषि कहते हैं। पर्यावरणीय जो आपका पर्वत होता है, पर्वतीय एवं ढलान वाले क्षेत्रों में समुच्चय कृषि का तरीका जो है अपनाया जाता है। इस प्रकार से चीजों को अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा, चौथा नंबर प्रश्न। इसमें क्या है कि लोहेस्को के नाम लिखे। देखिए तो लोहेस्को का पहला क्या है नाम, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीरियराइट। एकदम पूरा वीडियो को अंत तक देख लीजिए, पूरा 5 नंबर और 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि कोयला के 4 प्रमुखों के जो आपका प्रकार है उसका नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो कोयला के 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, प्रश्न संख्या जो है वो है छठा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना क्या है, मुख्य उद्देश्य लिखें। नदी घाटी परियोजना एक बड़े बांध बनाकर सिंचाई एवं ऊर्जा प्रदान करने की विधि को नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो नदी घाटियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना है। इनमें बाढ़ का नियंत्रण, मृदा पर रोक लगाना, सिंचाई एवं पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। और क्या, नदी घाटी परियोजना से पर्यटन को जो है वो बढ़ावा मिलता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो 7वां प्रश्न। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि वन विनाश के मुख्य 4 कारणों का उल्लेख करें। तो वन विनाश को जो है कृषि भूमि में परिवर्तित कर देना, और क्या है, वनों के जो चारागाह में गाहों में रूपांतरित यानी बदल देना, वनों में आग लगना और जो है लकड़ियों की कटाई करना, बहुउद्देशीय योजनाएं चलाना। तो ये है आपका वन विनाश का जो है कारण का मुख्य ये कारण। तो अगला है कि रेड डाटा बुक और ग्रीन बुक ग्रीन बुक क्या है। डाटा बुक पहले समझिए कि विलुप्त हो रहे हैं एवं संकटग्रस्त जीवों की सूची जिसमें पुस्तक में रखी जाती है उसे हम लोग रेड डाटा बुक कहते हैं। जैसे मॉरिशस में पाए जाने वाला डोडो पक्षी जिसे हम कबूतर का रिश्तेदार भी कहते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो है आपका 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न नहीं बल्कि पहले ग्रीन डाटा बुक समझ लेते नहीं, उसमें दोनों बात था। तो क्या है कि विलुप्त हो रहे एवं संकटग्रस्त पौधों की सूची जिसमें रखी जाती है, यानी जिस पुस्तक में रखी जाती है उसे हम लोग ग्रीन बुक कहते हैं। ठीक है, जैसे चिंपैंजी चिरौंजी का पौधा विलुप्त होने के कगार पर, ये चिरौंजी का पौधा आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, जो है 9 नंबर प्रश्न में। इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए जो है चलाई गई क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। 1990 के दशक में पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति चलाई गई थी। और यह भारत को कृषि के मामले में आत्मनिर्भर बनाया और इसमें जो है सर्वाधिक उपज गेहूं की हुई थी। भारत में इसका शुरुआत जो है मनकुंबू संबाशिवन स्वामीनाथन ने की थी। इसका पूरा नाम है मनकुंबू संबाशिवम, स्वामीनाथन ने की थी, जिसे हम लोग MS कहते हैं, SM है ना, MS ने की थी। भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हीं को हम लोग, है ना। तो दिमाग में आपको रखना है। अब क्या है, प्रश्न संख्या कौन सा है, 10वां कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो किसी देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पाद और सेवाओं का नियंत्रित करती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जैसे सैमसंग, पेप्सी इत्यादि। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो 11 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। संचार किसे कहते हैं, तो आप कहोगे संदेशों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। इसके माध्यम से ही किसी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। दूरभाषा, इंटरनेट, पत्र इत्यादि इसका क्या है उदाहरण है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 12 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पिन कोड से आप क्या समझते हैं। डाक विभाग ने अपने पत्र वितरण कार्य में तेजी और सुधार लाने के लिए 6 अंकों का जो है पिन जारी किया, जिसे पिन कोड कहते हैं। 6 अंक वाले इस अंक में पहला अंक जोन के लिए, बाद के 2 अंक जो है उप जोन के लिए और अंतिम के 3 अंक जो है वो गंतव्य डाकघर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, जो है अगला यानी 13 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है आपका कि बिहार के पर्यटन उद्योग पर संक्षिप्त जानकारी दें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये 4 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो बिहार का पर्यटन उद्योग एक उभरता हुआ प्रमुख उद्योग है। इस राज्य में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य वाले कई पर्यटन स्थल मिलते हैं। राजधानी पटना सहित राज्य में राजगीर, गया, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, सासाराम, मनेर, बिहार देव इत्यादि जैसे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल देखे गए हैं ना, देखे जा सकते हैं आप, है ना। देखिए अगला पॉइंट है कि फसल 2003 में लगभग 60 लाख
देशी एवं जो है 60,000 से अधिक विदेशी पर्यटन आए हैं बिहार में। इनकी जनसंख्या बढ़कर अब 2006 में क्या हो गया, 1 करोड़ हो गया इसमें भारतीय की संख्या, और जो है 94,000 जो हो गया, कितना हो गया, विदेशियों की संख्या हो गई। देखिए अब देखते हैं अगला पॉइंट, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन पर्यटकों के आगमन से राज्य को अभूतपूर्व राजस्व की प्राप्ति हुई है, मतलब अच्छे राज्य की प्राप्ति हुई है। तो ये देखिए ये सब राजगीर का स्थान है, आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा अगला, यानी 14 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा था कि बिहार में धान की फसल के लिए प्रमुख औद्योगिक दशाओं का उल्लेख लिखें, तो करें। देखिए उष्णार्द्र जलवायु का होना, यहाँ की सूखी जलवायु, तापमान का 22 डिग्री से 32 डिग्री के बीच होना, और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। मिट्टी जलोढ़ चिकनी होनी चाहिए, और बुआई जून से बुआई जो है, बुआई ये बोले बुआई होना चाहिए, बुआई जो है जून से अगस्त, कटाई सितंबर से नवंबर के बीच होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 15 नंबर है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं, हम लोग प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं कि तल चिन्ह। क्या है, तो ये है कि समुद्र तल से मापी गई ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे समुद्र जो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तल चिन्ह कहते हैं। बहुत आसान है, ये फीट या मीटर में लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 16 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है कि स्थानिक ऊंचाई किसे कहते हैं, तो तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। इस विधि में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई समुद्र तल से किसी स्थान की वास्तविक ऊंचाई प्रकट की जाती है। इसमें उस क्षेत्र के ढाल को नहीं पढ़ा जाता है, मतलब उसका जो ढाल होता है उसको मापा नहीं जाता, ढलान उसका। तो ये पृथक रंजन क्या है, अगला प्रश्न है। रंजन विधि, रंग विधि बोलेगा कि मानचित्र में उपलब्ध विभिन्न सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे स्तर रंजन विधि कहते हैं। तल चिन्ह की सहायता से इसको चिन्हित की जाती है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो है 17 नंबर प्रश्न, है ना। तो ये है, यानी यहाँ 18 होना चाहिए था। चलिए 18 नंबर प्रश्न अब देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं। देखिए वे सभी उद्योग जिनका संचालन सरकार एवं सरकार स्वयं करती है उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। दुर्गापुर का भिलाई एवं राउरकेला का कारखाना ये है। इस तरह से आप देख सकते हैं फोटो के द्वारा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, तो 18 यानी 19 नंबर ना, एक बार गया उधर से। तो 19 नंबर प्रश्न में जो है आपका हो जाता है, कहा जा रहा है क्या, देखो आप 19 नंबर में कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें। 5 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में। भारत के उत्तराखंड राज्य में किसान ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए आंदोलन किया था, जिसे हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में जो है यह आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन में जो है स्थानीय लोगों ने हरे भरे पेड़ पौधे को कटने से बचाने के, इसमें क्या है कि वन्य जीवों को जो है आप कहा जा रहा है कि यहाँ से कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। देखिए वन कटने के कारण ये 20 हो जाता है, नहीं, जीवों का आवास कम होता जा रहा है, वन्य जीवों का जो लगातार शिकार किया जा रहा है, कृषि में अनेक रसायनों का प्रयोग करने से कई वन्य प्राणी का अस्तित्व खतरे में आ रहा है, अधिक प्रदूषण के कारण भी वन्य जीवों का ह्रास हो रहा है। तो आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा जो है वो 20 नंबर प्रश्न। इसमें क्या कहा जा रहा है कि गोंडवाना क्षेत्र के कोयले मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस समूह में 96% जो है कोयले का भंडार शामिल है। मतलब गोंडवाना समूह में इसका निर्माण जो है लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व पहले हुआ था। यह मुख्यतः 4 नदी घाटियों में पाए जाते हैं। ये आपको रिवीजन कर लेना है चीज़ों को, ठीक है। और इसका 4 कौन कौन है, तो वो है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी और प्रधा गोदावरी घाटी। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपका अगला चलिए देखते हैं। व्यवस्था जो निजी एवं सरकारी दोनों उद्योगों की सहायता से चलती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारे देश भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ये आपको याद रखना चाहिए। देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, इसी का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें क्या है कि देश की आर्थिक व्यवस्था, मतलब आर्थिक नियोजन क्या है कि देश के आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा संसाधनों को एक निश्चित समय तक सुरक्षित रखना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन की सहायता से ही कोई भी देश तीव्र गति से विकसित हो पाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो है आपका तीसरा प्रश्न। क्या है अगला कि इसमें क्या कहा जा रहा है कि उपनिवेश आखिरकार है क्या। देखिए उपनिवेश किसे कहते हैं, जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश में उपलब्ध लोगों को उपनिवेश कहते हैं। भारत भी 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश का उपनिवेश था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या चौथा। इसमें क्या कह रहा है कि बहुत आसान प्रश्न है आपका है कि नरेगा क्या है। देखिए इसका विस्तृत रूप क्या होगा, सरकार की एक ऐसी योजना जो ग्रामीण लोगों को वर्ष में 100 दिनों
तक न्यूनतम भत्ता पर रोजगार देने की गारंटी देती है उसे नरेगा कहते हैं। याद रखना है आपको, है ना, हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका पूरा नाम है, इसका विस्तृत रूप है। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो है कानून जो है ये कब लागू हुआ था, ये आपको दिमाग में रख लेना है। 25 अगस्त 2005 को पारित हुआ था। इस तरह से नरेगा और जॉब कार्ड होता है, देख सकते हैं आप। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या जो है 5वां। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद या फिर क्या कहते हैं उसको, जीडीपी क्या है। देखिए, किसी देश की सीमा में निर्धारित समय के भीतर तैयार वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का विस्तृत जो होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के जीवन स्तर को क्या करती है, बताती है कि वो किस तरह का देश है, इसी के हिसाब से पता चलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पिछड़ेपन के 4 कारणों का लिखें। बिहार राज्य का पिछड़ेपन के निम्नलिखित कारण देखिए, अशिक्षा है बिहार में, जनसंख्या अधिक है, तकनीक का अभाव यानी टेक्नोलॉजी नहीं है, पूंजी एवं आधारित संरचना की क्या है, कमी है। ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 7 नंबर प्रश्न ज्योग्राफी का। इसमें क्या क्या, गरीबी को परिभाषित करें, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या उपाय है, इसके निम्नलिखित उपाय बताएं। तो जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे, जाहिर सी बात, जनसंख्या अधिक और उस पर शिक्षा का प्रसार करेंगे, लोगों को कहेंगे शिक्षित होने के लिए, और सरकार को इसके लिए अच्छे अच्छे कदम उठाने चाहिए। बाढ़ पर नियंत्रण करेंगे क्योंकि बाढ़ से भी जो पीछे हो रहा है, और अलग क्या, उद्योग का विकास करना है आपको, है ना, ये है आपको दिमाग में रखना। उसके बाद यहाँ देख लीजिए गरीबी का परिभाषा। चलिए अगला प्रश्न में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, गरीबी हो सकता है 2 नंबर में आपका आ जाए। वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता, उसे गरीबी कहते हैं। देखिए कितने गरीब बच्चे हैं, तो लगता है, माया तो लगता है। चलिए, है ना, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि आपका जो है प्रश्न संख्या 9 है। क्या है कि विस्तृत रूप लिखिए आरबीआई का जो है, और उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है, और जीएनपी का आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है 100%, ये सब चीज़ आते हैं, है ना। हाँ, तो अगला क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, जब कोई यहाँ आपको दिया है, देखिए कि जब किसी देश की कुल आय या कमाई में जनसंख्या से भाग देने पर जो प्राप्त परिणाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इससे औसत आय भी कहा जाता है। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 11 नंबर। बस हम रिवीजन करा रहे हैं, आप एकदम रखते रहो अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ 2-3 बार वीडियो देखो, 100% क्लियर करो चीज़ों को। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, एक वर्ष में किसी देश में प्राप्त आय की जो कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है इसमें, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, जो है प्रश्न संख्या जो है वो 12। बचत की आय तथा उपभोग के अंतर को हम लोग बचत कहते हैं, अथवा प्राप्त आय में से नीची या जो जितनी राशि खर्च कर दी जाती है उसे हम लोग शेष जो बचता है उसके बाद उसके हम लोग बचत कहते हैं। बचत बराबर जो होता है आय माइनस उपभोग, यानी आय जो कमाते हैं हम लोग खर्च कर देते हैं उसे हम लोग कहते हैं बचत। तो देखिए किस तरह से सेविंग किया जा रहा है चीज़ों को। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 13 नंबर प्रश्न। इसमें क्या है कि साख क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति से विश्वास अथवा भरोसा के आधार पर कर्ज लेता है तो उसे साख कहते हैं, सूद जिसको हम लोग कहते हैं। इस प्रक्रिया में उतना ही मुद्रा ब्याज सहित लौटाने का वादा किया जाता है ना। तो ये है आपका। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या जो है अगला, यानी 13 नंबर प्रश्न। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेबिट कार्ड क्या है कि ऑनलाइन पेमेंट एवं एटीएम से रुपए निकालने के उद्देश्य से बनाया गया प्लास्टिक का कार्ड डेबिट कार्ड कहलाता है। डेबिट कार्ड में उपलब्ध पैसा व्यक्ति का होता है, यानी अपना पैसा होता है, या लगभग सभी व्यक्तियों के पास होता है। इस तरह से डेबिट कार्ड होता है, आप देख सकते हो। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, 14 नंबर प्रश्न। इसमें क्रेडिट कार्ड क्या है वो आपको बताना है। देखिए कि क्रेडिट कार्ड भी आपका आसान प्रश्न हो जाता है, ये आपको आ सकता है परीक्षा में कि बैंक हिस्ट्री के आधार पर आपका बैंक देखता है कि आपका बैंक का इतिहास क्या है, आपका क्या कितना पैसा लिए हो निकाले हो। तो इसके हिस्ट्री के आधार पर बैंक द्वारा जारी किया गया वह प्लास्टिक का कार्ड, इसकी सहायता से एक निश्चित ऋण पर कोई भी सामान खरीदा जा सकता है। मतलब सरकार खुद जो बैंक को खुद देती है उसको कि आप लीजिए, आप हमारे कार्ड से चीज़ों को खरीदो, उस पर जो उपलब्ध अपना लगता है उसके द्वारा आपको क्या लिया जाता है, आपका जो ऋण बनता है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। यह बैंक द्वारा चुनिंदा लोगों के पास ही होता है, इस तरह से होता है, ये सबके पास नहीं होता। ठीक है, ये दिमाग में रखना आपको कि बैंक खुद जारी करती है। चलिए अब देखते हैं वस्तु विनिमय क्या है। देखिएगा कि यहाँ से आपको समझना होगा कि वस्तु विनिमय क्या है। तो हम समझ लेते हैं, चलिए क्या है, अच्छा प्रश्न है भाई। तो वस्तु विनिमय, जब किसी व्यक्ति वस्तु या सेवा के बदले किसी दूसरे व्यक्ति वस्तु या सेवा का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे हम लोग वस्तु विनिमय करते हैं। यानी किसी वस्तु को लेन देन करना क्या कहलाता है, जो है सो वस्तु विनिमय कहलाता है। उदाहरण के लिए जब किसान गेहूं देकर दर्जी से कपड़ा लेता है तब इसे वस्तु विनिमय कहेंगे। देखिए इस तरह से कैसे चीज़ें की जा रही हैं।
रिवीजन कर लो बस आप। अगला क्या है, प्रश्न है 16, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई ऐसी संस्था जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और आधारित मतलब पर आधारित होता है उसे वित्तीय संस्था कहते हैं, जैसे बैंक, डाकघर इत्यादि। ये दो प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्था एवं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था। एक राष्ट्र पर चलता है, देश पूरा बड़ा लेवल पर, एक छोटे लेवल यानी राज्य स्तर पर। ये आपको याद रखना है कि देश के आर्थिक विकास के लिए बनाई गई वैसी संस्था जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय पर आधारित होता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या अगला, इसमें क्या है 17 नंबर में क्या है, इसमें है बड़ा ही प्यारा प्रश्न, अवार्ड क्या विस्तृत रूप लिखे। इसका फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, प्रश्न संख्या देख लेते हैं आपका जो है 19 नंबर, सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाना जो उदारीकरण कराता है। आपको पूछेगा क्या 19 में पूछा हुआ है कि उदारीकरण है क्या, कि सरकार द्वारा जो अनावश्यक प्रतिबंध उसको हटाने के लिए जो प्रतिबंध जो हटा देता है उसे हम लोग उदारीकरण यानी छूट देना, कि विभिन्न प्रकार के पहले फैक्ट्री हुआ करते थे उस पर क्या किया सरकार ने छूट दिया था कि लाइसेंस जैसे कोटा लाइसेंस इत्यादि में छूट देना, उदारीकरण की प्रक्रिया 1991 में शुरू की गई थी, है ना। दिल्ली में पहले कुछ लेने के लिए जो है उदारीकरण की मतलब नहीं होता तो कोई फैक्ट्री भी नहीं खोल पाता, तो सरकार ने क्या दिया उस पर छूट दिया, तब जो है किया गया सब सारे कुछ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, वो देख लेते हैं हम लोग 20 नंबर। अगला है क्या कि निजीकरण क्या है, इसका आखिरी प्रश्न है आपका ज्योग्राफी का। जब सरकार अपनी संस्था के संपूर्ण हिस्सा का कुछ हिस्सा जो है वो अपनी सरकार जो है कुछ हिस्सा पूरा हिस्सा का कुछ हिस्सा जो है अब निजी व्यक्ति के पास दे देती है, यहाँ पे क्या होता है निजी व्यक्ति के पास दे देती है तो उसे हम लोग निजीकरण कहते हैं। किसी क्षेत्र में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को निजी मतलब करण किया जाता है। हाँ जी, तो अब देख लेते हैं हम लोग किससे, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें क्या है कि आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। किसी क्षेत्र में प्राकृतिक तथा मानव के कारण घटित होने वाली दुर्घटना को हम लोग क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। याद रखना है आपको कि आपदा जो है आपका प्राकृतिक आपदा दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका हो जाता है कौन सा, प्राकृतिक आपदा, हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक के कारण उत्पन्न होती हैं उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप हो गया आपका, और यहाँ से हो गया बाढ़, सुखाड़ हो गया, ये सब चक्रवात हो गया, वो सब ये सब क्या है प्राकृतिक आपदा ही है। चलो अब इसका जो है मानव जनित आपदा समझ लेते हैं। तो क्या है कि वैसी घटनाएं जिसकी उत्पत्ति जो मानव कारकों के जिसके घटित होने के कारण फलस्वरूप अधिक जनसंख्या में मानव को हानि पहुंचती हो, और उसे कहते हैं हम लोग मानव जनित आपदा। यानी ऐसी घटनाएं जो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती है उसे क्या कहेंगे, मानव जनित आपदा। जैसे क्या कह सकते हैं, रेल दुर्घटना, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ये सब किसके उदाहरण हो जाते हैं, वो है मानव जनित आपदा की। ये तो वैसे प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, भूकंप आया था उसी का है ना। चलिए देखिए आप देखते हैं प्रश्न कैसी का अगला दूसरा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आपको यहाँ से कि आपदा प्रबंधन क्या है। तो आपदा के समय होने वाली हानि को कम करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसे आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए आपदा आने के पहले, आपदा आने के पश्चात दोनों ही स्थिति के लिए सरकार की प्रशासनिक तैयारियां करना आवश्यक हो जाती हैं। चलिए आप देखते हैं प्रश्न संख्या कौन सा, इसी का जो है तीसरा देख लेते हैं। बाढ़ किसे कहते हैं, बिहार में बाढ़ आने के 4 कारणों को लिखिए। जब नदियों में जल का संग्रहण जो है उसकी क्षमता से बहुत अधिक हो जाती है तो इसे हम लोग इस स्थिति को हम लोग बाढ़ कह सकते हैं। बिहार में बाढ़ आने के कारण निम्नलिखित हैं। उत्तरी बिहार में हिमालय से निकलने वाली नदियों में अधिक जल के कारण बाढ़ आती है। और क्या है आगे है कि नदियों में काई के जमने से भी तलों की गहराई कम हो जाती है जिसके कारण बाढ़ आ सकता है। बिहार में नदियों का मार्ग परिवर्तन होता रहता है। उत्तरी बिहार में मैदानी भाग का छोटी छोटी नदियां भी बाढ़ का दृश्य ले लेती हैं। चलिए हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, इस तरह से देखते हो आप बाढ़ देख सकते हैं। चलिए आप क्या है सुखाड़ क्या है, आप ये देख लो पूरा एकदम आपका क्लियर ही कर देते हैं ना। सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ की 3 बड़ी समस्याओं को लिखें। जब वर्षा ऋतु में आसमान जो बादल से गायब हो जाते हैं, जब मतलब क्या कि जब वर्षा ऋतु में आसमान को बादल से गायब हो जाना, तेज धूप निकल आती है, पीने के लिए पानी की किल्लत हो जाती है, तो इसे हम लोग सुखाड़ की स्थिति कहते हैं। जाहिर सी बात है कि वर्षा ऋतु में आसमान से बादल गायब हो गया, तेज धूप निकल आया और पीने के पानी की किल्लत हो गई यानी कमी हो गई, तो इसे हम लोग सुखाड़ की स्थिति कह सकते हैं। और वर्षा की भारी कमी के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। सबसे मुख्य कारण ये है। 3 बड़ी समस्याएं, अब फसल न लगने से जो आपका खाद्यान्न की कमी होगी, पेयजल की सबसे बड़ी कमी होगी, मवेशियों के लिए चारागाह नहीं रहेगा, तो ये है इसका समस्या होगा इससे। चलो ये है, इस तरह से आप समझ सकते हैं सुखाड़। तो
अगला है कि भूकंप क्या है। आप देख लो यहाँ से कि भूकंप क्या है, इसके कारण एवं उपाय का वर्णन करें। 5 नंबर में आएगा ही, 4 नंबर में पृथ्वी को अचानक थरथराने एवं कांपने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, भूकंप। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप आने के कारण अक्सर भूकंपीय भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं ये भूकंप। और जो है आगे भारी मात्रा में गैस का प्रवास होना, पृथ्वी के भीतर मुख्यतः गहरी मीथेन ज्वालामुखी भूस्खलन का होना, ये है आपको दिमाग में रखना है। भूकंप से जो है बचने का उपाय, यदि आप घर के बाहर हो तो जहां हो वहीं से आप न हिले। बिल्डिंग, पेड़, स्ट्रीट लाइटों तथा बिजली, टेलीफोन आदि की तारों से दूर रहें। यदि आप किसी खुली जगह पर हो तो वहाँ तब तक रुके रहें जब तक भूकंप की झटके रुक न जाए। ये आपको याद रखना, इसके उपाय है। तो इस तरह से देखिए भूकंप कैसे आता है ना। देखिए सुनामी क्या है, तो आपको सुनामी देखना है यहाँ से कि सुनामी क्या है, इसके कारण एवं उपाय का वर्णन करें। तो समुद्र के भीतर अचानक जो है तेज हलचल होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। इसके कारण क्यों होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होना, पनडुब्बी का मतलब जो होता है वो खलन होना, इसमें तटीय चट्टानों का क्या समुद्र में गिर जाना, इसके कारण ये हो सकता है। और सुनामी से बचने का क्या उपाय हो सकता है कि समुद्री तटीय इलाकों से नगर तथा बस्तियों को दूर तथा ऊंचाई स्थान पर बसाने चाहिए। और पशु पक्षियों की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी गतिविधि से आप बच सकते हैं ना। तटीय जल की तेजी से वृद्धि तथा गिरावट पर ध्यान दें। सुनामी आने पर जरूरत का सामान लेकर कम से कम 30 मीटर ऊंचाई पहाड़ी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। तो आप क्या कर सकते हैं, सुनामी से जो है सो बच सकते हैं। देखिए सुनामी आएगा तो किसी स्थिति पैदा हो जाएगी, ये आपको देखना है। चलिए, तो थैंक यू सो मच, है ना। अगर सही लगा है तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे वीडियोज अच्छी आएगी। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। थैंक